हेलो, नमस्ते दोस्तों। सभी छात्र छात्राओं को नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया का वास्तविक जो नाम है वो है धातु। क्या है? धातु। धातु को ही क्रिया बोला जाता है। इसकी परिभाषा हम देखते हैं। कर्ता जिसके माध्यम से कार्य संपन्न करता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी करने वाला जो व्यक्ति होता है वो जिसके माध्यम से क्रिया को संपन्न कर रहा है वही क्रिया कहलाती है। ठीक है। क्रिया के मुख्य भेद 3 होते हैं। ये विशेष तौर से आप लोगों को ध्यान रखने योग्य बात है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। व्यक्ति यही गलतियां करते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि परिभाषा सही है, बिल्कुल सही कर दिया, किया आपने काम, लेकिन भेद में आपने थोड़ा भी गलत कर दिया तो नंबर पूरे पूरे काटने की संभावना बनती है। तो आगे हम देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद मुख्यतः 3 प्रकार मैंने बताए हैं। पहला है आपका कर्म के आधार पे, दूसरा है काल के आधार पर और तीसरा है रचना के आधार पर। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। यानी मैंने पूछा है क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो 3 भेद आप बताएंगे। कर्म के आधार पर, काल के आधार पर, रचना के आधार पर। ये 3 भेद बताने के बाद में अब आगे बढ़ेंगे अपन, क्योंकि यहीं से अपना क्रिया का मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसके आगे अपन चलते हैं। पहला है अपना कर्म के आधार पर। पहला कौन सा है? कर्म के आधार पर। तो देखो, कर्म के आधार पर मैंने व्यक्ति के कर्म होते हैं ना, उसके आधार पर तो पहला है एक सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। ठीक है। और काल के आधार पर जो दूसरा भेद बताया मैंने आपको, उसके 3 भेद होते हैं। काल जैसे 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, वैसे ही ये भी 3 हो जाते हैं। मैंने काल के अकॉर्डिंग पढ़ा, पढ़ेंगे, है ना, पढ़ा, पढ़े, पढ़ेंगे। मैंने 3 पढ़ा, भूतकाल पढ़ रहे हैं, वर्तमान काल पढ़ेंगे, भविष्यत काल, ये तीनों काल हो गए। अब अपन चलते हैं आगे रचना के आधार पर। अब जैसे जैसे रचना होगी उसके आधार पर ये क्रिया के प्रकार होते जाएंगे। तो रचना के आधार पर कितने प्रकार के हैं? 5। ये भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें। रचना के आधार पर कितने हैं? 5 प्रकार के भेद हैं। ठीक है। पहला है संयुक्त क्रिया, दूसरा नाम धातु क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा पूर्वकालिक क्रिया और 5वां है आज्ञार्थक क्रिया। ठीक है। तो यहाँ अपना चैप्टर पहले जो अपन ने पढ़ा है क्रिया किसे कहेंगे और क्रिया के भेद कितने होते हैं और भेदों में भी भेद कितने होते हैं, माने उपभेद जिसको अपन बोलते हैं। तो क्रिया की परिभाषा तो वही है कि जो कर्ता जिसके माध्यम से पूरा कार्य करता है, संपन्न करता है, वही क्रिया है। जैसे नहाना, धोना, पीना आदि क्रियाएं हैं। इंग्लिश में क्रिया को वर्ब बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ अपना क्रिया को अगर क्रिया के 3 प्रकार हैं। एक है कर्म के आधार पे, दूसरा काल के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर। और यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ, जो पहला है कर्म के आधार, उसके 2 भेद होते हैं। ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया है गत वर्ष ही 10th क्लास में, कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो बच्चे क्या यहाँ थोड़ा डाउट कैसे क्लियर कर पाएंगे कि यहाँ कर्म के आधार पर पूछे तो 2 है, ठीक है ना, कर्म के आधार पे पूछे तो 2 है और क्रिया के आधार पे पूछे तो 3 है। ठीक है। और काल के आधार पे कितने हैं? 3 हैं। और रचना के आधार पे कितने हैं? 5 है। ठीक है। अब आगे अपन बढ़ते हैं। अब पहला अपन रहते हैं कर्म के आधार पर। पहला अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वापस रचना में, तो क्या है? कर्म के आधार पे। पहला मैंने लिया है कर्म के आधार पर। ठीक है। पहला अपना है कर्म के आधार पर। पहला है सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पे पड़ता है, मानी क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पे पड़ता है, तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है ना, मानी क्रिया का प्रभाव किस पे पड़े? कर्म पर पड़े। जैसे उदाहरण में है, यथा में बालक दूध पीता है,
यहाँ दूध है, बालक दूध पीता है। अब देखो क्या पीता है साहब, दूध पीता है, ठीक है। अन्य जैसे देखना, लेखना, लिखना, बुलाना, गाना, आना, जाना आदि, ये सब कौन सी क्रिया में आएंगे, सकर्मक क्रिया में। अब यहाँ देखो थोड़ा थोड़ा बिल्कुल ध्यान देते रहना आपको, क्योंकि देखो कर्म के आधार पे दो भेद हो गए सकर्मक, लेकिन यहाँ सकर्मक के भी दो भेद है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। सकर्मक के कितने भेद है, दो, जो है एक तो है एक क्रमक क्रिया, दूसरी है द्विक्रमक क्रिया। एक क्रमक क्रिया और द्विक्रमक क्रिया, जहां एक क्रम होगा वहां एक क्रमक होगी और जहां द्विक्रम होंगे वहां द्विक्रमक होगी, इतना ही है। इसके बाद ये उदाहरण कभी पूछे गए नहीं है, ना पूछे जाएंगे। दूसरा सकर्मक के बाद में अपना है अक्रमक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त न हो तथा क्रिया का व्यापार और फल दोनों कर्ता पर ही पड़े, उसे हम अक्रमक क्रिया कहेंगे। यानी यहाँ क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पे पड़ता है, वहां क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पे पड़ रहा था, इसीलिए सकर्मक था, और यहाँ कर्ता पे प्रभाव पड़ रही है, क्रिया सीधे कर्ता पे प्रभाव डाल रही है, तो यह अकर्मक क्रिया है। तो इसका उदाहरण में अपन देखते हैं, यथा क्या है, यथा पेड़ से पत्ता गिरता है। अब यहां देखो सारा प्रभाव पेड़ पर ही है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। जैसे गिरना, लगना, हंसना, रोना, है ना, टूटना आदि क्रियाएं हो जाएगी, ठीक है ना। आगे विशेष में अपन देखते हैं, तो देखो विशेष सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में थोड़ा विशेषता बताई गई है। वो क्या है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने का सबसे सरल तरीका यह है, क्या है, पहले क्या अथवा किसका, क्या व किसका लगाकर देखा जाए, है ना। यदि उत्तर में कुछ आए तो वह क्रिया सकर्मक होगी, कौन सी होगी, सकर्मक होगी। ये थोड़ा यहाँ मिस्टेक है, ये टाइपिंग में गलत हो गया, ध्यान रखना, है ना। जहां सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने का सबसे सरल तरीका है, क्या तरीका है, पहले क्या अथवा किसका लगाकर देखा जाए, और यदि उत्तर में कुछ आए तो वह सकर्मक क्रिया है, ठीक है ना। उत्तर कुछ ना आए तो वह अकर्मक क्रिया है। जैसे लतिका रोती है, ठीक है ना, इस वाक्य में क्या रोती है, तो उत्तर नकारात्मक है, कोई उत्तर ही नहीं, तो यहाँ रोती है अकर्मक क्रिया है ना। और गीता दूध पीती है, इस वाक्य में पीती है, अब देखना क्रिया है क्या पीती है, दूध पीती है, क्या पीती है साहब, दूध पीती है, तो यहाँ दूध पीने में सकर्मक क्रिया है, तो दूध कर्म है, पीती सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जहां ये प्रश्न आपको बन जाए क्या और किसको, है ना, क्या और किसको लगा के उत्तर आपको मिल रहा है तो वह सकर्मक क्रिया है, और उत्तर नहीं मिल रहा है तो वह अकर्मक क्रिया है। ये छोटा सा पहचानने के लिए बताया गया है, विशेष में मैंने डाला है। आगे देखते हैं अपन, और अब है संरचना के आधार पर, ठीक है ना, काल के आधार पर नीचे आएगा। मैंने अभी सकर्मक मैंने क्रिया कर्म के आधार पर रखा है पहले, फिर बाद में संरचना के आधार पर रखा है। देखो पहले संयुक्त क्रिया, पहला जो संरचना के भी पहला भेद है वो है संयुक्त क्रिया, जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नांतर क्रियाओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं, इसको संयुक्त सही कर लेना, क्रिया कहते हैं। मोहन ने दूध पी लिया होगा, अब देखो मोहन ने दूध पी लिया होगा, दूध भी एक पीना है और लिया भी होगा, तो यहाँ पर देखो संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार नाम धातु दूसरा भेद है संरचना का, रचना बोल दो या संरचना बोल दो, उसका दूसरा भेद जो है क्या है, नाम धातु, जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से धातु की तरह प्रत्यय लग करके बनता है, करते प्रत्यय जैसे बनते हैं, ठीक है ना, वही है। संज्ञा होगी, सर्वनाम होगी, विशेषण होंगे, लेकिन धातु के जैसे प्रत्यय लगते हैं ना वैसे इनमें प्रत्यय लगेगा तो नाम धातु क्रियाएं कहलाएगी। जैसे पहला है खर्च खर्चना, धिक्कार धिक्कारना, शर्म शर्माना, हाथ हथियाना, अपना अपना अपमानना, गरम गरमाना, बड़बड़ बड़बड़ाना, मोटा मुटाना। ऐसे जो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण है उनके बाद में प्रत्यय लग करके जो बनाए जाते हैं शब्द, उसको हम क्या कहेंगे, नाम धातु क्रिया है। ये क्रिया लेकिन मूल धातुओं से बनाया गया है तो इसको अपन नाम धातु क्रिया बोलेंगे।
ठीक है, इसके आगे अपन चलते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया तीसरा है, रचना के आधार पे जो पहला था संयुक्त, दूसरा नाम धातु, तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहती है? प्रेरणार्थक क्रिया ये कहती है जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके अपनी प्रेरणा द्वारा किसी से करवाता है, वह प्रयुक्त क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। मानी स्वयं न करके किसी से करवाया जाए तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इसी से पता लग रहा है प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, मानी खुद न करके दूसरे से कार्य करवाते हैं ना, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है, प्रेरणा वाली है ना। जैसे रमेश अपना पत्र पोस्टमैन से पढ़वाता है, मानी वो पोस्टमैन से पढ़वाता है, स्वयं न पढ़ करके पोस्टमैन से पढ़वाता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना, पोस्टमैन, इसको थोड़ा सही कर लेना। ठीक है, आगे है पूर्वकालिक क्रिया। अब ये रचना के आधार का चौथा भाग है, पूर्वकालिक क्रिया। जब एक क्रिया के समाप्त होने के बाद फिर दूसरी क्रिया का होना पाया जाए तथा जिसका काल दूसरी क्रिया से प्रकट हो, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मैंने दो क्रिया हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना, कहने का मतलब पूर्वकालिक तो दो क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना, दो क्रिया में जैसे रमेश पढ़कर सो गया, मैंने मैं पहले पढ़ रहा था फिर सो गया, तो यहाँ दो क्रिया हो रही है ना, तो पढ़ना पहले पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी और सो गया ये भी दूसरी क्रिया है, तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। दो क्रियाएं वालों को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अगला तीसरा पांचवा अपने इसी का भेद का आज्ञार्थक क्रिया। क्या है? आज्ञार्थक क्रिया। आज्ञार्थक क्रिया जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है तो आज्ञार्थक क्रिया कहलाता है। ठीक है, आज्ञार्थक क्रिया वह है जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है, आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब अपना ये हो गया, यानी पहले का कर्म के आधार पे क्रिया का हो गया मैंने बता दिया, और यहाँ पे आपको रचना के आधार पे भी बता दिया। और एक तीसरा भेद रह गया क्रम के आधार के बाद में और रचना के आधार के बाद में काल के आधार पे। किसके आधार पर? काल के आधार पर। पहला वर्तमान क्रिया, भूतकाल क्रिया और भविष्यत काल क्रिया। इनका तो वाक्य छोटे छोटे होते हैं और पहचान में आ जाते हैं कौन से काल के हैं, तो उसी से हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये इस काल की क्रिया कहलाएगी। जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन ने पढ़ा, मोहन पढ़ेगा, तो यहाँ पे तीनों काल की क्रियाएं हमें स्वतः ही पता लग जाती है। तो यहाँ ये क्रिया का चैप्टर जो है समाप्त होता है यहीं पे, और इसमें क्या त्रुटि रही है या पे क्या गलतियां रही हैं मुझे आप बताएं, तो उसमें सुधार करेंगे और इसका विस्तार और मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखें और समझें। तो एक बार पुनः मैं स्मृति में याद दिला देता हूं, क्या है कि देखो क्रिया क्या है, क्रिया है, क्रिया को हम परिभाषित करते हैं। क्या करेंगे परिभाषित में? जैसे कर्ता जिसके माध्यम से कार्य संपन्न करता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, एक होता है क्रम के आधार पे, दूसरा होता है काल के आधार पे, तीसरा होता है संरचना के आधार पे। क्रम के आधार पे कि वाक्य के क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। जहाँ सकर्मक में क्या हो, किसको प्रश्न बना करके उत्तर मिल जाए, सकारात्मक प्रश्न मिल जाए तो वहां सकर्मक क्रिया होती है, और नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया हो जाती है। और दूसरा काल के आधार पे हमें पता ही लग जाता है, पढ़ रहा है, पढ़ेगा। वो आगे है रचना के आधार पर, तो रचना के संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया, ये पांच भेद होते हैं। और इस क्रिया वाले चैप्टर को यहीं अपन समापन करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने लेके आऊंगा और अलग कोई नया टॉपिक, तो इसको पढ़ें और समझें और बूझें और जानें। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, थोड़ा प्रोत्साहित बढ़ाएं। धन्यवाद। यहीं मैं अपने चैनल को विराम देता हूं। तो इसी के साथ अपना आज का वीडियो समाप्त।